Okay guys, so I am back with the part 2 of this video. So we have already studied हम लोग ने 3 टॉपिक पढ़ लिया है. अब 4th टॉपिक पढ़ना है जो कि है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको समझाने के लिए मैं जो है एक एग्जांपल का हेल्प लूँगा ताकि तुम लोग को याद भी रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए. सो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. सपोज़ हमको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाना है. उसके लिए 2 रास्ते, एक पतला रास्ता है, एक मोटा रास्ता है. सपोज जैसे एक हाईवे है, एक छोटा गली है. देखिए ट्रैफिक तो यहाँ पे रहेगा, है ना. ट्रैफिक तो इधर भी रहेगा, लेकिन हाईवे में ट्रैफिक रहने से भी हम लोग को स्पेस मिल जाएगा तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे. और इसमें क्या है, ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ेगा, है ना, मैनूवर करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना. तो ये समझ में आया भाई. सपोज सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. दोनों रोड जो है सेम लेंथ का है, सॉरी सेम वाइड है, ठीक है ना, बराबर मोटा है, लेकिन एक रोड छोटा है, एक रोड लंबा है. अब बताओ इन कौन से रोड में हम लोग को जल्दी पहुंच पाएंगे, बताओ भाई. ऊपर वाला. तेरा दिमाग तो घुटने से भी नीचे उसमें चला गया है. तो लंबा रास्ता जल्दी कवर करेगा कि छोटा रास्ता जल्दी कवर करेगा? छोटा. देखो इन दोनों में ट्रैफिक सेम रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग जल्दी ट्रैवल कर लेंगे. डेस्टिनेशन छोटा है, इसमें क्या, डेस्टिनेशन लंबा है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा. समझा कि नहीं समझा? तो रेजिस्टेंस समझाओ ना. ये क्या समझा रहे हो बेटा? रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक. क्या है रेजिस्टेंस? मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल. वैसे डेफिनेशन सब बुक में है, टू रेजिस्ट द फ्लो, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट. तो भाई यहाँ पे ट्रैफिक क्या कर रहा है, फ्लो को रोक रहा है ना. तो रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक. तो यहाँ से हम लोग को 2 चीज़ें पता चला. क्या क्या 2 चीज़ें पता चला? कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सपोज कोई वायर है ना, अब समझो रोड नहीं, अब वायर है. क्या है? तो भाई वायर सर्किट में वायर बहुत लंबा है ना, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. अब समझो कि जबड़ा से यहाँ तक वायर कनेक्ट कर दिया है, स्विच ऑन वहाँ होगा, यहाँ तक बल्ब जलने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा. इसीलिए जो हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन से वो मोटे मोटे वायर्स होते हैं, पतले वायर्स में तो हो नहीं पाएंगे ना. ये चीज़ हम लोग को समझ में आई कि जितना लेंथ सर्किट का बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. जैसे हम लोग ने देखा कि जितना लंबा रोड है उतना ज़्यादा हम लोग को टाइम लगेगा, है ना. दूसरा यहाँ पे चौड़ाई का बात हो रहा है ना. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सर क्या होता है ये? देखो वायर सब कैसे होते हैं, वायर सब तो होते तो सिलेंडर की टाइप के है ना. तो इसका एरिया बोल रहा है, इसका एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी कि वो बताता है कि कितना मोटा है या पतला है, ठीक है ना. तो देखो भाई, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम. जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा. तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना. ठीक है सर, समझ गए. अब एक और एग्जांपल देखो. सपोज 2 रास्ता है, सेम लेंथ है, सेम मोटाई है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा है. तो कौन से में जल्दी पहुंचेंगे हम लोग? ऊपर वाले में ना. इसमें सपोज गड्ढा ही गड्ढा इतना है कि जा ही नहीं पा रहा है. समझ रहे हो सर ये क्या बोल रहे हो? तो भाई रेजिस्टेंस नेचर पे भी डिपेंड करता है. किसी से डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर. सर नेचर से क्या मतलब? अब भाई तुम अगर प्लास्टिक का वायर यूज़ करोगे या पेपर का वायर यूज़ करोगे, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. तो मटेरियल का जो नेचर है वो भी इम्पोर्टेंट है. दैट्स वाई हम लोग कॉपर वायर, है ना, या सिल्वर, जो हम लोग मेटल्स का यूज़ करते हैं वायर्स में, सर्किट्स में, क्योंकि नेचर भी तो मैटर करता है. अब वो कंडक्ट ही नहीं कर सकता है तो उसको तुम कैसे निकालोगे? समझ में आए? एक और चीज़ है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर भी डिपेंड करता है. किस पे सर? क्यों डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? ये माइक्रो लेवल पे जो फिजिक्स होता है ना उसका खेल है. टेम्परेचर की वजह से जो
मॉलिक्यूल से वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर को इतना जानना है नहीं, हम लोग ये सिर्फ जानना है मेनली ये दो चीज़ें क्या है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सर ये तो समझ में आ गया, तो रेजिस्टिविटी क्या है अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे बुक में भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे भी नहीं बताया, लेंथ बताया है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑल्सो। ओके, नेचर को ही हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा अब एक और चीज़ देखो, सो अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो depends on nature, right? So resistance is equals to rho L by A. Okay, so what is this rho? This symbol is called rho. It is a symbol of resistivity. सर रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज ऑल अबाउट नेचर, समझ रहे हो। रेजिस्टिविटी इज ऑल अबाउट नेचर। रेजिस्टिविटी बताता है कि वो कितना अच्छा या बुरा कंडक्टर है, समझ रहे हो ना। जैसे कि सबसे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी जो है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी बुक में दिया रहेगा, इसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कितना है, इसमें आते हैं हमारे डायमंड, एबोनाइट, पेपर, मतलब ये सब का रेजिस्टिविटी इतना है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकता है। एबोनाइट मतलब क्या होता है, ग्लास होता है, समझ रहे हो ना। और लोएस्ट क्या होता है, लोएस्ट रेजिस्टिविटी वाले जो होते हैं सिल्वर, सेकंड में कॉपर। देखो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर बन सकता है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है। क्या है, रेजिस्टिविटी जितना कम उतना ही अच्छा कंडक्टर है ना। तो लोएस्ट तो सिल्वर का है, तो हम लोग वायर्स में सिल्वर का क्यों यूज़ नहीं करते, पता है भाई, क्योंकि सिल्वर महंगा है, सिल्वर ज्वेलरी के रूप में ज़्यादा आता है। कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कॉपर सेकेंड लोवेस्ट रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल है। तो रेजिस्टिविटी इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ठीक है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, सिंबल क्या है, आर है। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है ओम। क्या है दोस्तों, या इसका सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से ही हम लोग का रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इधर ध्यान दे, और थोड़ा घर में ना सो के आया कर, पढ़ाई करते वक्त सो रहा है। देखो भाई, ए इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई R इंटू ए। एल इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब एल इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस इंटू ए बाई एल, ठीक है। और इसका सिंबल हम लोग को पता है रो है, क्या है, रो। और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर है, क्या है, ओम। कैसे ओम मीटर हुआ, देखो भाई, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल है ना। आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। उसको मार तो, मार। देख, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मीटर और स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ओम मीटर ना। सो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। समझ में आया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझ में आया सारा, कोई डाउट नहीं है ना। दोनों रिलेटेड है, लेकिन ऐसे नहीं कि दोनों सेम चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस एक ही मटेरियल का, सपोज कॉपर, सपोज एक कॉपर लंबा है, पतला है, एक कॉपर मोटा है, छोटा है, दोनों है कॉपर, समझ रहे हो ना। इन दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट आ सकता है, क्या आ सकता है,
लेकिन रेजिस्टिविटी ना, कॉपर चाहे तुम पतला लो मोटा लो या, है ना, रेजिस्टिविटी दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बताता है कि वो मटेरियल कैसा है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो एक ही मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग डायमेंशंस पे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी एक ही मटेरियल का डिफरेंट नहीं होगा। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल है तो दोनों का सेम ही होगा, समझा? तो इस चीज़ क्लियर होने पे अब हम लोग पढ़ सकते हैं ओम्स लॉ। कॉपी मांग के करो। हाँ, ओम्स लॉ क्या पढ़ेंगे अभी बेटा? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा, अरे माइक कहाँ गया? पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा, करंट उतना ही, सॉरी हाँ, करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये बोलता है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या बोलता है? प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो तुम लोग कर लेना भाई। ओम्स लॉ देखो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड, अभी आधा अधूरा दिया है, पूरा दिया है नहीं। देखो इसको ना ऐसे लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the current flowing through a circuit is directly proportional। देखो उसको पूरा लिखना है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है इसको वर्ड में लिखना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। क्या आता है? तो आर को इधर लेके जाएंगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर। वीर क्या, बहुत वीर फार्मूला है, तुमको हर चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है हम लोग को सर्किट डायग्राम्स में। गॉट इट? हम लोग सर्किट डायग्राम्स पढ़ते हैं और ओम्स लॉ वाला टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सर्किट डायग्राम्स पढ़ते वक्त हम लोग को ध्यान देने वाला बात है, देखो इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंबल्स में अगर बताओ तो ये एक सेल हुआ, है ना, क्या हुआ ये सेल। और ऐसे में एक दो और बना दूँ तो ये बैटरी हुआ। वैसे ही रेजिस्टेंस का सिंबल है ऐसे, और ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है? ऐसा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट्स। एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में। ये रेजिस्टर है, क्या है? रेजिस्टर। रियोस्टैट और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है? रेजिस्टर का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, सपोज इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है ना। रियोस्टैट होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। क्या इसका क्या डिफरेंस है कि हम लोग ना, ये ना रियल में कैसा होता है, रियल में तुम लोग गूगल में फोटो देख सकते हो, ये कुछ ऐसा करके वायर्स होते हैं, है ना, जो सर्किट में लग जाता है, और यहाँ पे एक स्लाइडर होता है। क्या होता है? अबे घर में सो के आया कर, इसको देख लो, ये सो नींद उबासी ले रहा है। हाँ तो क्या करूँ, तो पढ़ाई में ध्यान है नहीं। ये है एक स्लाइडर। क्या होता है? इस स्लाइडर का हम लोग जब आगे या पीछे करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे है तो क्या करेगा, करंट डायरेक्टली यहाँ से जाएगा ना, इसको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम ही रहेगा। जब इस स्लाइडर को मैं आगे खींचूंगा तो क्या होगा, करंट को पूरा एक कॉइल में घूम के जाना पड़ेगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। एक कॉइल से क्या होता है, लेंथ बढ़ता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना भाई? ये सब डायग्राम से याद कर लेना। और मैंने बहुत सारा चीज़ तुम लोग को शुरू में बताया नहीं, तो वो अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए मैं पूरा चीज़ बताया नहीं हूँ। अभी देखो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे एक चीज़ बताता हूँ। देखो करंट को मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग एम मीटर। क्या बोलते हैं? और एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इन, ठीक है। क्या है इसका मतलब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? मेजरिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर।
और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन क्यों, अभी देखो ध्यान से। देखो एमीटर को ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, और वोल्ट मीटर को जाना तू जा तू, ये तो पढ़ाई कर रहा है। और वोल्ट मीटर को दोस्तों ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है, कैसे करके, ऐसे करके। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। अब सर क्या होगा, अच्छा वोल्ट मीटर को क्यों ऐसे कनेक्ट कर दे, क्योंकि वोल्ट मीटर में हम लोग को मेन काम है कि 2 पॉइंट के बीच में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस नापना है ना। हम लोग ये नापने की ये बल्ब कितना वोल्ट कितना कंज्यूम कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे नापते हैं, ठीक है ना, वोल्ट। और एमीटर का काम क्या, फ्लो नापने का, क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो क्या होगा अगर एमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाए, क्या होगा अगर एमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाए। देखो इसको, देखो दोस्तों, देखो इसको पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा पता, सोच ध्यान से। देखो एमीटर मेजर करने के लिए है ना, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होगा। देखो बल्ब रेजिस्टर तो नहीं, लेकिन ये लोग का भी रेजिस्टेंस होता है, ये लोग भी थोड़ा सा करंट को फ्लो को तो वो करता है, ठीक है ना। अगर हम लोग ने एमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो सिंस एमीटर का रेजिस्टेंस खुद का बहुत लो है, क्या है, तो एंटायर करंट एमीटर के थ्रू फ्लो होगा। क्या क्या होगा, एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा होगा कि बैटरी का तुमने पॉजिटिव टच लिया और नेगेटिव में जोड़ दिया, तो ऐसे क्या होगा, बहुत फास्ट फ्लो होगा, जिससे कारण बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा, हीट जनरेट होगा बहुत ज़्यादा, और इस कारण में एमीटर का सर्किट मेल्ट हो जाएगा, एमीटर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में नहीं करना होता है, पैरेलल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। एमसीक्यू में आ सकता है, सर वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो तो समझ में आए, क्योंकि नापना है ना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में डाल दिया तो क्या होगा, तो वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा। वोल्ट मीटर का काम है 2 सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना, उसको तुम अगर पैरेलल लगा दोगे तो कुछ काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, ठीक है सर। अब सर्किट डायग्राम समझे। देखो पहला चीज़ हम समझाने वाला हूँ वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज या रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो हम लोग को नापना ये है, ये देखो डायग्राम ऐसा है, रेजिस्टर्स रियल में छोटे छोटे होते हैं, तुम लोग ने देखा होगा मदरबोर्ड्स में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर को सीरीज में लगा दिया, क्या कर दिया है, चलो स्विच भी लगा देता हूँ। इसको ले लो R1 R2 R3, ठीक है ना, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे एक एमीटर होगा, है ना। देखो जब रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग 3 वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्या, 3 वोल्ट मीटर, V1 V2 और V3, ठीक है। हम लोग को पता है, हम लोग अगर टोटल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग को V1 + V2 + V3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। हम लोग को पता है V = क्या है, IR, क्या है, अब छोटा v के लिए क्या, देखो I जो है करंट जो है यहाँ पे भी I ही है, यहाँ पे भी I है, करंट तो सब जगह सेम ही रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनमें अलग रहेगा, समझा। तो V1 को हम लोग लिख सकते हैं IR1, इसको लिख सकते हैं IR2, इसको लिख सकते हैं IR3, तो इसमें से I कॉमन ले लो, R1 + R2 + R3, और यहाँ पे IR है, I कट गया, तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है उसका फॉर्मूला है R1 + R2 +
यानी कि अगर सीरीज में रजिस्टर्स है तो उनको जोड़ देना है बस, तो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं सर। दूसरा चीज़ क्या है? रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इन Parallel. ध्यान से देखना, देखो यह है एक रजिस्टर, यह है दूसरा रजिस्टर, यह है तीसरा रजिस्टर, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे स्विच बना देता हूँ, चलो यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ। देखो इन सब के लिए वोल्टमीटर तो एक ही लगेगा, है ना भाई। Yes, sir. इसका R1 है, R2 है, R3 है। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ को समझो, एक चीज़ को समझो। सपोज पानी का पाइप है, ठीक है ना। अगर मैंने उस पाइप को ऐसे करके दो बांट दिया, है ना, तो जितना पानी आ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैंने इन पाइप को फिर जोड़ दिया तो जितना पानी यहाँ पे था उतना ही पानी यहाँ पे भी फ्लो होगा ना। Yes, sir. जितना फ्लो यहाँ पे था उतना ही फ्लो यहाँ पे भी होगा ना। Yes, sir. लेकिन इन दोनों में फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हो ना। Yes, sir. वैसे ही इन तीनों में यहाँ से क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, करंट फ्लो होते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। But तो यहाँ पे I1 ले लो, I2 ले लो, I3 ले लो। देखो डायग्राम थोड़ा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। R1 R2 R3 ऐसा होना चाहिए था। तो ये करंट क्या है, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। बढ़ जाएगा. थोड़ा डायग्राम मैंने गलत बना दिया, ऐसा लगा। कोई बात नहीं, डायग्राम को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, तीन जगह बढ़ रहा है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ आते आते तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि फिर तीनों जगह से फिर आ रहा है ना, जैसे पाइप यहाँ से पूरे चैनल हो के आ रहा है। तो करंट जो है इन तीनों में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ आते आते फिर आई हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। Yes, sir. डायग्राम ऐसे यहाँ से है। अब देखो, अब हम लोग को करंट निकालना है, तो I1 I2 और I3 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. देखो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, V बाई, R. और ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का है, ठीक है ना। तो RP लिख रहा हूँ मैं। तो इन तीनों V सेम है लेकिन R अलग है ना। Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूँ V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। इसको मैं V कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ये आ जाएगा V बाई RP। तो V कट जाएगा तो बचा 1 बाई RP। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस, तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके देता हूँ। सपोज R1 R2 R3 4 है, क्या है, 4. 4 ओम है। और R2 और R3 भी 4 ही है, ठीक है ना। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या कितना आएगा आंसर बताओ। 12. हाँ, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 12 ओम, ठीक है ना। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बाई 4, लेकिन ये 1 बाई RP है, तो RP होगा 4 बाई 3 ओम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1.33 ओम। तो क्या होगा कि पैरेलल में कनेक्ट करने से कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में कनेक्ट करने से कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल है सर्किट वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि ना हम लोग को ना, अभी तेरे से पूछते हैं, ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। Yeah. Parallel. देखो ये सीरीज है, कंफ्यूज हो गया ना, Yes, sir. थोड़ा. समझ रहे हो ना। Yeah, मैं. तो एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसा करके दिया रहता है।
तो लोगों को लगता है कि ये चारों पैरेलल में है, ऐसे नहीं, ये दोनों तो सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो क्वेश्चन देखते वक्त सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ दोस्तों मैंने 4 टॉपिक ख़त्म कर दिया दोस्तों। अब तुमको क्या है कि इसका कुछ क्वेश्चंस करना रहेगा। क्वेश्चंस जो है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना अच्छे से। और इन दोनों टॉपिक के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो पार्ट 3 है, लेकिन वो तभी आएगा जब इनको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।